मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो इस प्रतिस्पर्धा से बाहर बैठा है और जिसका इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जब मैं देखता हूं कि ओपन एआई खुद को कभी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बताता है, या आप इस बातचीत में जिस तरह विनम्रता दिखा रहे हैं, या फिर अमेरिकी कंपनियां उभरती हुई चीनी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तो ये जो विनम्रता का प्रदर्शन है कि ये सब बड़े हित के लिए है, ना कि सिर्फ शेयर होल्डर्स, निवेश, राजस्व और मुनाफे के लिए। क्या ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है? क्या ये कुछ ऐसा है जो आपको करना ही पड़ता है? मैं इसे इस तरह से कहूंगा। शुरुआत से ही एंथ्रोपिक की फिलॉसफी ये रही है कि हम बहुत ज्यादा वादे न करें, लेकिन जो भी वादा करें उसे निभाएं। हमने खुद को एक फॉर प्रॉफिट लेकिन पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन के रूप में स्थापित किया, जिसमें एलटीबीटी जैसी गवर्नेंस संरचना शामिल है, और हम उसी पर कायम हैं। हमने कहा है कि हमारा लक्ष्य तकनीक की अग्रिम पंक्ति यानी फ्रंटियर पर बने रहना है, लेकिन साथ ही उसकी सुरक्षा और सेफ्टी के पहलुओं पर भी काम करना है। हमने इंटरप्रिटेबिलिटी के विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाई है, अलाइनमेंट के विज्ञान में भी योगदान दिया है। हाल ही में हमने क्लॉड के लिए एक संविधान जारी किया ताकि मॉडलों को एक निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप अलाइन किया जा सके। हमने नीतिगत वकालत की है और संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी भी दी है। जोखिमों के बारे में चेतावनी देना हमारे व्यावसायिक हित में नहीं है। लोग चाहे जो भी साजिश की बातें करें, लेकिन ये कहना कि हमारे बनाए मॉडल खतरनाक हो सकते हैं, ये कोई प्रभावी मार्केटिंग रणनीति नहीं है, और यही कारण नहीं है कि हम ऐसा करते हैं। हमने नीति से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी प्रशासन से असहमति होने पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। हमने सार्वजनिक रूप से कहा है कि एआई का नियमन होना चाहिए, जबकि अन्य कंपनियां और प्रशासन इसके खिलाफ रहे हैं। सच तो ये है कि एआई का नियमन हमारी कंपनी के व्यावसायिक हितों को सीमित कर सकता है, फिर भी हम इसे सही मानते हैं। सरकार और अन्य कंपनियों के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है, ये जोखिम उठाने जैसा है। इसलिए हमने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो ये दिखाते हैं कि हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अमल भी करते हैं। मैं अन्य कंपनियों के बारे में नहीं कह सकता। संभव है कुछ लोग बातें करें और उनका मतलब ना हो, लेकिन मैं कहूंगा कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके कामों को देखना चाहिए। अगर आपकी कही हुई बातों से सरकार नियम यानी रेगुलेशन लागू कर देती है, तो इस क्षेत्र के मौजूदा बड़े खिलाड़ियों के रूप में क्या आपको किसी तरह का नियामक कब्जा यानी रेगुलेटरी कैप्चर का फायदा नहीं मिल जाता, जिससे नए लोगों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना और भी मुश्किल हो जाए? क्या ऐसा नहीं है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिन नियमों की हमने वकालत की है, उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया का SB 53, वो उन सभी कंपनियों को छूट देता है जिनकी सालाना आय $500 मिलियन से कम है। SB 53 एक पारदर्शिता कानून था, जो मूल रूप से कंपनियों से ये मांग करता है कि वे बताएं कि उन्होंने कौन-कौन से सुरक्षा और संरक्षा परीक्षण किए हैं, और ये $500 मिलियन से कम राजस्व वाली सभी कंपनियों को इससे बाहर रखता है। इसलिए ये वास्तव में सिर्फ एंथ्रोपिक और 3-4 अन्य बड़ी कंपनियों पर ही लागू होता है। यानी ये केवल उन्हीं कंपनियों पर लागू होता है जिनके पास आवश्यक संसाधन हैं। और हमने यहाँ जो भी प्रस्ताव रखे हैं, केवल SB 53 ही नहीं, बल्कि अतीत में दिए गए और भविष्य में देने वाले सभी प्रस्ताव, उनका यही स्वरूप है। हम खुद पर और बहुत ही सीमित संख्या में अन्य बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं, उन्हें हमारे प्रस्तावों की वास्तविक सामग्री देखनी चाहिए, क्योंकि वो इस धारणा से बिल्कुल मेल नहीं खाती। ठीक है, मैंने आपका पेपर मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस और द एडोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ा है, और ऐसा लगता है कि 2024 से 2026 के बीच लगभग 2 वर्षों में आपकी सोच में 180 डिग्री का बदलाव आया है, आशावाद से संदेहवाद की ओर। क्या पिछले 2 वर्षों में कोई एक ऐसा क्षण था जिसने आपकी सोच बदल दी? क्या आपने कुछ ऐसा देखा जिससे आपका दृष्टिकोण बदल गया? हाँ, दरअसल मैं इस सवाल से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी सोच में कोई बदलाव आया है। सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों हमेशा से मेरे मन में साथ साथ मौजूद रहे हैं। अगर आप मेरी बातों का इतिहास देखें, तो मैं बहुत लंबे समय से जोखिमों के बारे में भी बात करता रहा हूं और फायदों के बारे में भी। सच तो यह है कि ऐसे बड़े निबंध लिखने में मुझे काफी समय लगता है। ये निबंध छोटे नहीं होते, लगभग 3 पेज के होते हैं। इन दोनों निबंधों के लिए मैंने लगभग एक साल तक उनके बारे में सोचा। मेरे दिमाग में उनकी एक धुंधली रूपरेखा रहती थी और मैं उन्हें लिखने की कोशिश करता था, लेकिन पूरी तरह लिख नहीं पाता था। फिर मुझे या तो छुट्टी पर होना पड़ता था या ऐसी जगह होना पड़ता था जहां मैं शांति से सोच सकूं, जहां कंपनी चलाने के रोजमर्रा के काम मुझे व्यस्त न रखें। तभी जाकर मैं उन्हें ठीक से लिख पाया।
सच कहूं तो जैसे ही मैंने मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस पूरा किया, उसी समय से मैं दी एडोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने लगा था, क्योंकि मैं लोगों को एक अच्छी और प्रेरणादायक भविष्य की तस्वीर दिखाना चाहता था, लेकिन साथ ही ये चेतावनी देना चाहता था कि क्या गलत हो सकता है। इसे लिखने में बस 1 साल लग गया, लेकिन दोनों दृष्टिकोण हमेशा मेरे मन में थे और मुझे लगता है कि दोनों संभव हैं। ये भविष्य की 2 अलग-अलग संभावनाएं हैं। स्वाभाविक रूप से मैं मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस वाली सकारात्मक दुनिया चाहता हूं, जहां समस्याएं हल हों और एक अच्छा भविष्य बने। लेकिन ये सोच में बदलाव नहीं है, ये बस इतना है कि मुझे पहले उजाले को लिखने का समय मिला, फिर अंधेरे को। लेकिन क्या आपकी सोच में वास्तव में कोई बदलाव आया है? आप जानते हैं, मैं कहूंगा कि कुल मिलाकर मैं लगभग वही हूं जहां पहले था। मैं न तो ज्यादा सकारात्मक हुआ हूं, न ज्यादा नकारात्मक। कुछ क्षेत्रों में मैं पहले से अधिक आशावादी हुआ हूं, जहां चीजें उम्मीद से बेहतर रहीं, और कुछ जगहों पर मैं थोड़ा अधिक निराशावादी हुआ हूं, जहां हालात उम्मीद से खराब रहे। लेकिन औसतन देखें तो ये दोनों बातें एक दूसरे को संतुलित कर देती हैं। मैं विशेष रूप से इंटरप्रेटेबिलिटी के क्षेत्र में हुई प्रगति को लेकर बहुत सकारात्मक महसूस करता हूं। इंटरप्रेटेबिलिटी वो विज्ञान है जिसमें हम इन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, जैसे हम मानव मस्तिष्क को एमआरआई या न्यूरल प्रोब से स्कैन करते हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि हम क्या-क्या खोज पाए हैं। हमने ऐसे न्यूरॉन्स पहचाने हैं जो बहुत विशेष अवधारणाओं से जुड़े होते हैं, और ऐसे न्यूरल सर्किट्स भी जो कविता में तुकबंदी को ट्रैक करने जैसे काम से संबंधित हैं। यानी हम अब धीरे-धीरे समझने लगे हैं कि ये मॉडल अंदर से क्या कर रहे हैं। पहले हम इन्हें एक उभरती प्रक्रिया की तरह बस ट्रेन करते थे, जैसे बर्फ का फाहा बनता है, लेकिन अब हम इनके भीतर झांककर समझ पा रहे हैं। मैं अलाइनमेंट और संविधान पर हो रहे काम से भी काफी उत्साहित हूं, यानी ये सुनिश्चित करना कि मॉडल वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम चाहते और उम्मीद करते हैं। इस क्षेत्र में मुझे प्रगति अच्छी लग रही है। लेकिन सामाजिक जागरूकता के मामले में मैं थोड़ा निराश हूं। मुझे हैरानी होती है कि हम, मेरी राय में, इन मॉडलों के मानव बुद्धि के स्तर तक पहुंचने के इतने करीब हैं, फिर भी समाज में इस बात की व्यापक समझ नहीं है कि क्या होने वाला है। ये ऐसा है जैसे एक सुनामी हमारी ओर आ रही हो। हम उसे क्षितिज पर साफ देख सकते हैं, लेकिन लोग कह रहे हों, नहीं नहीं, ये सुनामी नहीं है, ये तो रोशनी का भ्रम है। इसी के साथ जोखिमों को लेकर सार्वजनिक जागरूकता पर्याप्त नहीं है, और इसलिए सरकारों ने भी इन जोखिमों से निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। यहाँ तक कि एक विचारधारा ये भी है कि हमें बस जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मैं तकनीक के फायदों को समझता हूं, मैंने मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि जोखिमों को लेकर सही स्तर की समझ और कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं कहूंगा कि एआई सिस्टम को नियंत्रित करने से जुड़ा तकनीकी काम उम्मीद से थोड़ा बेहतर चला है, लेकिन सामाजिक जागरूकता उम्मीद से थोड़ा खराब रही है। इसलिए कुल मिलाकर मैं आज भी लगभग वहीं खड़ा हूं जहां कुछ साल पहले था।